त्यागमयी जनसेविका मैडम क्यूरी। जिस समय फ्रांस में एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाने से मैडम क्यूरी के पति प्रोफेसर पियरी क्यूरी की मृत्यु हुई, उस समय मैडम क्यूरी की आयु 38 वर्ष की थी। उनकी अनेक मित्र महिलाओं ने परामर्श दिया कि वे किसी योग्य व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लें, वे इसके लिए तैयार नहीं हुईं। भविष्य के भयानक चित्र दिखाए जाने पर उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, भविष्य उनका भयानक होता है जिनके पास चरित्र का बल नहीं होता और जो परमात्मा की दी हुई मानवीय शक्तियों का सदुपयोग करने में आलस्य तथा प्रमाद बरतते हैं। ये बात अवश्य है कि पति की मृत्यु के बाद नारी का जीवन कुछ कठिन तथा नीरस अवश्य हो जाता है और वह संसार में अपने को अकेला अनुभव करने लगती है, तथापि भय का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। जब मैंने परिश्रमपूर्वक विद्या प्राप्त की है, सतर्कतापूर्वक अपने चरित्र बल का विकास किया और परमात्मा के अंश विश्वास को अपनी आत्मा में स्थापित किया है, तो भविष्य अंधकार में हो सकता है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। मैंने निश्चय कर लिया है कि आजीवन मानवता की सेवा करते हुए मैं एकाकीपन में आध्यात्मिक चहल पहल उत्पन्न कर लूंगी। मुझे पुनर्विवाह करने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। मेरे महान पति एक वैज्ञानिक थे, मैं उनके कार्य को उनके संपर्क से पाए ज्ञान के बल पर आगे बढ़ाऊंगी। इस प्रकार मैं समझती हूँ कि उनके जीवन काल की तरह ही मैं अपने को उनकी अच्छी पत्नी प्रमाणित कर सकूंगी और शायद मेरे इस कार्य से उनकी दिवंगत आत्मा संतुष्ट होगी और इसे वे मेरी सेवा ही समझेंगे। दिवंगत आत्मा के उद्देश्य को आगे बढ़ाना उसकी जीवन काल की सेवाओं से अधिक गूढ़ तथा महान सेवा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम क्यूरी के विचार सुनकर फिर किसी ने कभी भी उनसे पुनर्विवाह के लिए नहीं कहा और सभी लोग उनके लोकहितकारी कार्य में यथासाध्य सहायता करने लगे। मैडम क्यूरी एक रशियन महिला थीं। इनकी माता सुयोग्य अध्यापिका और पिता एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। माता पिता की सुयोग्यता तथा घर के वातावरण का बच्चों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। मेनिया पर भी पड़ा। यही मैडम क्यूरी का पहला नाम था। विद्या के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई। माता पिता ने उसकी इस रुचि की पूरी तरह रक्षा ही नहीं प्रत्युत उसे प्रोत्साहित भी किया। मेनिया ने प्रारंभिक पाठशाला की सारी परीक्षाएं अच्छी श्रेणी में पास कर लीं। माता पिता ने उसकी लगन तथा परिश्रमशीलता को देखकर आगे पढ़ाने का विचार बनाया। तभी एक ऐसा संयोग आया कि मेनिया का परिवार आर्थिक संकट में पड़ गया। माता की नौकरी छूट गई और पिता का वेतन आधा कर दिया गया। ऐसी बात नहीं कि इसका कारण कोई अपराध, भूल अथवा प्रमाद हो। इसका कारण था परिवार का जनहित चिंतक तथा देशभक्त होना। मेनिया के माता पिता शोषण तथा अत्याचार के कारण शासन की आलोचना करने से नहीं डरते थे। वे जनता को अधिकारों और शासन को सुधारों के लिए प्रेरित किया करते थे और पाठकों के माध्यम से छात्रों में भी अभिनव देशभक्ति से उत्प्रोत परिवर्तनकारी भावनाएं भरने का प्रयत्न किया करते थे। यही पुण्य कार्य शासन की दृष्टि में पाप था, जिसके दंड स्वरूप उसने माता को नौकरी से अलग कर दिया और पिता का आधा वेतन जब्त कर लिया। साथियों द्वारा मेनिया के माता पिता को समझाया गया कि वे छात्रों में भावना निर्माण का प्रयत्न छोड़ दें और क्षमा मांगकर अपने को आर्थिक क्षति से बचाएं। इस प्रकार अपने पर अर्थ संकट लाने की गलती न करें। किंतु वे अपने आदर्श पर डटे रहे और यह कहकर आगे के लिए इस विषय में सबके मुंह बंद कर दिए, तो आपके विचार से वे महान आत्माएं तो महामूर्ख होती हैं जो जनहित और राष्ट्र कल्याण के लिए अपने पर प्राणों का संकट ले लेने में भी संकोच नहीं करती। माता पिता मुनिया को आगे पढ़ा सकने में मजबूरी अनुभव करने लगे, किंतु ज्ञान के आनंद का अनुभव कर लेने वाली मेनिया जरा भी निराश न हुई। वो उनसे अनुमति लेकर अपनी बड़ी बहन के पास पेरिस चली गई और महानिर्धन बालिका के रूप में एक स्कूल में भर्ती हो गई। कुछ दिन बहन की सहायता तथा अपने अखंड अध्यवसाय के बल पर उसने न केवल स्कूल की छात्रवृत्तियां ही प्राप्त कर ली अपितु अध्यापकों तथा शिक्षकों का आकर्षण भी जीत लिया। इस प्रकार अपनी शिक्षा का पथ आप प्रस्तुत कर उसने बहन को भारमुक्त कर दिया और आगे बढ़ने लगी। समय पर अध्यवसाय एवं अध्ययन का महान फल सामने आया। 1893-94 में उसने फिजिक्स तथा गणित में M0A0 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। योग्यता का आदर क्यों न होता। उसी कॉलेज में एक वैज्ञानिक प्रोफेसर श्री पियरे क्यूरी, जिन्होंने आजीवन कुंवारे रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की सोची थी,
अपने को इस भाव से प्रेरित होने से नहीं रोक सके कि यदि मेनिया जैसी जीवन संगिनी मिल जाए तो जीवन के उद्देश्य संपादन में आशातीत सहयोग मिल सकता है। उन्होंने मेनिया से विनम्र प्रस्ताव किया और मेनिया समोदेशिया पुरुष को पाकर मैडम क्यूरी बन गईं। अब रूस की वह निर्धन एवं निर्वासित कन्या एक प्रतिष्ठित विज्ञानवेता की पत्नी थी। दोनों ने अपना दाम्पत्य जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रयोगशाला से प्रारंभ किया। दोनों साथ साथ जागते, साथ साथ घर का काम करते, साथ साथ पढ़ते, साथ साथ विचार करते और साथ ही साथ अनुसंधान प्रयोगों में तल्लीन हो जाते। प्रयोगों की सफलता असफलता ही उन दोनों का हास परिहास था और वैज्ञानिक वाद विवाद ही मनोरंजन। वे दोनों पुण्य प्रसार की तरह ही एक दूसरे की आनंददायक पूर्ति बनकर लोक कल्याण के वैज्ञानिक कार्यों में जीवन का उपयोग करने लगे। अपने अनुसंधान की यात्रा में वे दोनों जिस उपलब्धि पर पहुंचे वह थी रेडियम तथा अणुओं की खोज। इन दोनों खोजों ने आज संसार के सम्मुख अपने अपरिमित उपयोग का स्वरूप प्रकट कर दिया। अणु शक्ति के चमत्कारों ने तो संसार को चकित कर ही दिया है। रेडियम ने भी कैंसर जैसे न जाने कितने असाध्य एवं असंभव उपचार कहे जाने वाले रोगों का अस्तित्व हिला दिया। क्यूरी दंपत्ति की ये देन संसार के लिए निश्चित ही एक अद्भुत वरदान के समान है, जिसके लिए वर्तमान के साथ आगामी संसार उनका चिर ऋणी रहेगा। क्यूरी दंपत्ति के परिश्रम की सफलता ने उन्हें शीघ्र ही ख्यातिनामा बना दिया और वे देश विदेश में हाथों हाथ लिए जाने लगे। सबसे पहले इंग्लैंड की विज्ञान परिषद ने उन्हें एक प्रतिष्ठापूर्ण विज्ञान पदक से विभूषित किया। पेरिस की विज्ञान शिक्षा संस्था ने उन्हें सर्वोच्च पद देकर सम्मान प्रकट किया और स्वीडन की सरकार ने उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त संसार भर के पत्रकार उनके पास साक्षात्कार तथा फोटो आदि के लिए आने और पत्रों में उनका जीवन लिखने लगे। इसी उल्लास उत्साह तथा आदर के बीच एक दिन प्रोफेसर पियरे क्यूरी एक घोड़ा गाड़ी की चपेट में आकर संसार से विदा हो गए। किंतु उनकी महान विधवा मैडम क्यूरी निराश अथवा हतोत्साह होकर केवल आंसू बहाने के लिए ही नहीं बैठ गई, बल्कि वह अपने पति के उद्देश्य तथा उनकी दी हुई 2 बेटियों को लेकर संसार का हित करने में और भी तन्मयता से निरत हो गई। पति के न रहने के बाद मैडम क्यूरी का जीवन ध्येय अपने 80 वर्ष के श्वसुर की सेवा करना, बेटियों को योग्य बनाना, अध्यापन करना, स्वयं अध्ययन करना और वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ एक विस्तृत तथा संपन्न प्रयोगशाला का निर्माण करना बन गया। अपने इसी ध्येय के क्रम में वे अमेरिका गईं। अमेरिकनों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और प्रयोगशाला के लिए लगभग 1 लाख रुपए का चंदा दिया। साथ ही वहां के प्रेसिडेंट ने उन्हें रेडियम की वह अनमोल धातु, जो संसार में सबसे कम और सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, काफी मात्रा में इस अदनामे के साथ प्रदान की कि इस संपत्ति पर मैडम क्यूरी तथा उनकी संतानों का परंपरागत अधिकार होगा। ये संपत्ति उनकी व्यक्तिगत कौटुंबिक संपत्ति होगी। उस रेडियम का मूल्य करोड़ों डॉलरों का था, किंतु उस त्यागमयी महिला ने उस अदनामे की शर्त में इस प्रकार परिवर्तन कराकर वह संपत्ति सार्वभौम उपयोग के लिए फ्रांस की प्रयोगशाला में जमा करा दी कि इस पर किसी व्यक्ति अथवा किसी देश का अधिकार न होगा। इसका उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए संसार भर में किया जाएगा। मैडम क्यूरी की इस त्याग तथा उदारता से मानवता का मुख और भी उज्ज्वल हो गया। उसके बाद महान महिला मैडम क्यूरी को संसार भर से सम्मान धन के साथ 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला, किंतु उन्होंने वह सारा धन सार्वजनिक कार्यों में ही दान कर दिया। उन्होंने बहुत सा धन जेनिया के अस्पताल में बीमारों तथा बच्चों की सहायता के लिए दिया। अनेक देशों में अस्पताल खुलवाने के अतिरिक्त न जाने कितनी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था कर दी। पति की इच्छा के अनुसार उन्होंने बारसा में एक विशाल तथा संपन्न वैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्वप्न पूरा किया। सन 1914 के विश्व युद्ध के समय उन्होंने स्वीडन में, जहां उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार मिला था, लगभग 2 लाख स्वर्ण फ्रैंक का दान युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए दे दिया। साथ ही युद्ध के मोर्चा पर स्वयं जाकर रेडियम तथा एक्स-रे उपचार के अनेक केंद्र खोले और घायलों की सक्रिय सेवा की। बाद में तो वे अपनी बड़ी मोटर कार में एक चलता फिरता अस्पताल लेकर स्थान स्थान, गांव-गांव तथा घर घर जाकर लोगों की सेवा करने लगीं। अनुमान है कि मैडम क्यूरी ने इस चलते फिरते अस्पताल द्वारा लगभग 1.5-2 लाख रोगियों की चिकित्सा अपने हाथों से की।
इस अपार धन और यश को पाकर भी मैडम क्यूरी एक पुराने मकान में ही रहती रही हैं, प्रायः संपत्ति का एक पैसा भी व्यक्तिगत खर्च में नहीं लिया। सबका सब सार्वजनिक तथा आवश्यकताग्रस्त लोगों की सेवा में ही व्यय कर दिया, जिससे आज वे संसार भर में श्रद्धा की पात्र बनी हुई सम्मानपूर्वक याद की जाती हैं।